हाँ बच्चों, 9th क्लास के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर गति है, मोशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, थ्योरी की शुरुआत। तो विराम और गति अवस्था है, गति अवस्था है। तो गति के लिए क्या जानेंगे? जैसे कोई वस्तु हो और वो समय बीत रहा हो और अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हो, इधर से उधर हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो कहा जाता है वस्तु गतिशील है, वस्तु गतिशील है। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए या इधर उधर होने के लिए गति एक कारक है। तो इसमें जब वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है, तब कहा जाता है कि वस्तु गति अवस्था में है। इसी बात को थोड़ा विस्तार से समझो। जब वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है, वस्तु की स्थिति, जैसे वस्तु पहले हमने देखा, अगर समय बीत रहा है और वो इधर से उधर हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो कहा जाता है कि वस्तु गति की अवस्था में है या गतिशील है। जैसे हम देख रहे हैं कोई कीड़ा चल रहा है, तो जहाँ हम देखें वहाँ से कुछ समय बाद हम देखें कीड़ा दूसरी जगह पहुँच गया, तो क्या हुआ? कीड़ा गतिशील है। ऐसे सड़क पर चलती कोई गाड़ी हम देखते हैं कहीं है शुरू में, और जैसे जैसे समय बीतता है वो दूसरी जगह पहुंच जाती है। इस तरीके से जब वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है, तब कहा जाता है या माना जाता है कि वस्तु गति अवस्था में है। और अगर वस्तु को हम देखें और जहाँ देखें वहीं है, वहाँ से इधर उधर या कहीं जा नहीं रही है, तो कहेंगे वस्तु विराम अवस्था में है। तो कहने का मतलब कि गति के लिए क्या शर्त हुई कि समय बीते, वो अपने पुराने स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, अर्थात अपना स्थान बदले, अपने स्थान से इधर उधर कहीं जाए, तो वो गति अवस्था मानी जाती है। ये गति की बात है। अब है विराम और गति अवस्था। तो बस इन्हीं स्थितियों में विराम और गति अवस्था की बात हम लोग तय कर देंगे। जैसे विराम अवस्था, विराम अवस्था, विराम का शाब्दिक अर्थ सब लोग जानते हो। विराम जो है वो सब लोग जानते हो। और विराम माने क्या होता है? रुका हुआ, रुका हुआ, स्थिर। तो इसका मतलब क्या? जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो कहा जाता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या वो रुकी हुई है। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है रुकना एक तरीके से, तो यही साफ साफ बात हो गई कि जब वो समय बीत रहा हो, समय तो भाई बीतेगा हमेशा,
तो समय बीत रहा हो और अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे अथवा उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में मानी जाती है। ये अब इसको लिख दिया जाए। यदि समय के साथ अर्थात समय बीत रहा है, ठीक, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तब वस्तु विराम अवस्था में होती है। बहुत आसान बात है, व्यवहार में समझने लायक है कि अगर जो है वस्तु समय बीत रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, जहाँ है वहीं है, एकदम हूबहू उसी स्थिति में है, जैसे हम देख रहे हैं शुरू से वैसे अब भी वहीं है, ये विराम अवस्था में कही जाती है। तो उदाहरण इसका सबसे बढ़िया पेड़ है। पेड़ विराम में, पेड़ जो है बहुत दिन तक आदमी देखता है, चाहे जब देखता है जहाँ है वहीं है। मकान है जहाँ है वहीं है, बिजली का खंभा है जहाँ है वहीं है, सड़क जहाँ है वहीं है। ये सब उदाहरण हो गए विराम अवस्था के। अब दूसरी स्थिति क्या है? गति अवस्था। गति अवस्था, गति अवस्था। अब इसमें क्या, इसी का विलोम, यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जब हम देखें यहाँ थोड़ी देर बाद समय बीता वहाँ और समय बीता और कहीं, तो वस्तु को ये माना जाता है कि गति अवस्था में है। तो सीधे लिख दिया जाए, यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो क्या मानी जाएगी? गति अवस्था में। अब इसके लिए बहुत से उदाहरण है, जैसे भूमि पर रेंगता कीड़ा, सड़क पर चलती गाड़ी, सड़क पर चलती गाड़ी, या फेंका हुआ पत्थर, भाई तमाम उदाहरण हैं। तो जैसे चलती गाड़ी, चलती गाड़ी, फेंका पत्थर, फेंका गया पत्थर, आदि। देखो इतनी जो परिभाषाएं हमने लिखी समझाई, ये जो है एक सामान्य व्यवहार में तुमको देखने को मिलता है। इस हिसाब से आगे जो है गति और विराम की तमाम स्थितियां आ जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना अगर समझ लो तो आगे चल जाएगा। एक बात और है, विराम और गति अवस्था के लिए हम लोग पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। अब अगर दूसरे किसी ग्रह से
देखें तो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं दूसरे ग्रह से देखने पर ये गतिशील दिखाई देंगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। कहीं से और देखेंगे तो जो वस्तु जहाँ है थोड़ी देर बाद घूम के दूसरी जगह हो जाएगी, तो समय के साथ उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली। तो केवल अगर पृथ्वी तल पर हम बात कर रहे हैं तब यह बात लागू होती है। पृथ्वी को स्थिर मान लिया गया है और पृथ्वी पर ही जो वस्तु है वो भी है और जो देखने वाला है प्रेक्षक वो भी है। प्रेक्षक मतलब जो देख रहा है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदली कि नहीं बदली। तो जो देखता है तो वही प्रेक्षक कहा जाता है, प्रेक्षण करता है। तो इस तरीके से विराम और गति की अवस्थाएं हो गई। अब आगे इसको और अब बढ़ाया जाए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो पढ़ने के लिए। इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे इसमें क्या देखना है, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गतियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो गतियां कितनी प्रकार की होती हैं इसको एक तरीके से कई आधार पर बताया जाता है, लेकिन जो मूल रूप से हमारे सामने गतियां दिखाई देती हैं उनका हम नाम लेके और तब उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, रेखीय अथवा रैखिक गति। नंबर 1, रेखीय या रैखिक गति। ठीक, अब इसमें देखिए रेखा शब्द आया है और रेखा सामान्य रूप से मानी जाती है कि सीधी होती है, सीधी लाइन। तो अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा या सीधे मार्ग पर चल रही है तो उसकी गति को कहा जाता है रेखीय गति। अब लिख दें इसको। लिखने के लिए यही है, यदि वस्तु सीधी रेखा या सीधे मार्ग पर चलती है तब इस गति को रेखीय गति कहते हैं। ठीक, तो इसके शब्द में ही अर्थ छिपा है कि जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर चले या सीधी रेखा पर चले तो उसकी गति कहलाती है रेखीय गति या रैखिक गति। अब इसके लिए कहोगे सड़क पर गाड़ी चल रही है, देखो सड़क सीधी है तो ठीक है, लेकिन सड़क जो है वो टेढ़ी भी होती है। ठीक, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कोई वस्तु ऊपर से ऐसे छोड़ दी जाए और फ्री होकर नीचे गिरे। सबसे सही उदाहरण है, सबसे जो है सटीक, वही वस्तु ऊपर से इस तरीके से पकड़ के और छोड़ दी जाए, फ्री होकर नीचे गिरे, रास्ते में कोई उसको टच न करे, एकदम वो गिर जाए।
तो उसका मार्ग जो होता है एकदम सीधा खड़ा खड़ा होता है। यह सबसे सटीक उदाहरण है रेखीय गति का। इसको अब जो है, और बाकी रेखीय गति तमाम मान सकते हो। जैसे सीधी लाइन खींच दी गई कुछ दूर तक, उसी पर चल रहे हो। सड़क को कह दिया गया सीधी है, उस पर चल रहे हो, ये रेखीय गति मानी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ टेढ़ा या इधर उधर होने की गुंजाइश भी है। लेकिन ऊपर से जो वस्तु फ्री होकर गिरती है पृथ्वी की ओर, उसका मार्ग एकदम सीधा होता है। उसके बारे में कोई शंका नहीं है कि उसका मार्ग कुछ टेढ़ा भी हो सकता है। तो उदाहरण में क्या लिख दिया जाए, जैसे ऊपर से मुक्त रूप से फोड़ी हुई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी गति रेखीय है। जैसे ऊपर से मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इसकी गति जो है रेखीय नहीं है। इसकी गति हर हाल में 100% रेखीय हो। और बाकी सीधी रेखा पर बता दो, सीधी सड़क पर चलती हुई वस्तु बता दो तो रेखीय गति वो भी माने जाएंगे। लेकिन ये सबसे सटीक उदाहरण है, ऊपर से मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति। अब दूसरा क्या है, एक समान वृत्तीय गति। दूसरी गति एक समान वृत्तीय गति। अब देखो इसमें वृत्तीय शब्द आ गया है, वृत्त है। वृत्त क्या होता है, उसका किनारा एकदम गोल होता है। तो वृत्त की परिधि जो होती है ये, तो वृत्त मानो तो वृत्त की परिधि पर जब कोई वस्तु गति करती है और क्या होगा, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। जैसे यहाँ है, यहाँ जितना समय इस दूरी को तय करने में लगा उतने ही समय में इतनी दूरी फिर तय करे और उतने ही समय में इसी के बराबर दूरी फिर तय करे। ये दूरी S1 है, S2 है, S3 और समय क्या लगा, समय बराबर T। इसका मतलब T समय में वृत्त की परिधि पर S1 दूरी तय किया, फिर अगले T समय में परिधि पर S2 दूरी तय किया और अगले समय में S3 दूरी तय किया। और ये क्या है, ये S1 बराबर S2 बराबर S3 ऐसे और कर सकते हो, S4 कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, वृत्तीय पथ पर या वृत्त की परिधि पर जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में, उसको ये समझ लो एक समान चाल से चल रही है, ना धीमी हो रही है ना तेज हो रही है, तो इसको कहा जाता है क्या, वृत्तीय गति। अब इसमें लिख दिया जाए, वस्तु जब वस्तु वृत्त की परिधि पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, ठीक, तो उसकी गति जो है एक समान वृत्तीय गति होगी। अब बात आएगी कि अगर वो
उतने ही समय में कभी कम चली कभी ज़्यादा चली, अर्थात धीमी हो रही है अथवा तेज हो रही है, तो क्या होगा, एक समान नहीं असमान वृत्तीय गति कह देंगे भाई, असमान वृत्तीय गति कह देंगे। जैसे कोई गाड़ी बड़े वृत्त की परिधि पर मान लो चलाई जा रही है, कभी उसको धीमा चलाते हैं कभी तेज करते चले गए, तो क्या हुआ, जब धीमी है तो जो समय एक ले लिया जाए उसमें जितना दूरी उसने तय की और थोड़ी देर बाद जब तेज हो गई उतने ही समय में ज़्यादा दूरी चल लेगी। अब भाई जब जो है उसकी चाल बढ़ गई, वो तेज चलने लगी, क्या हुआ, कम समय में ज़्यादा दूरी नहीं चल लेगी, वो होगी क्या, एक जो है समान वृत्तीय गति ना हो करके असमान वृत्तीय गति। अब अगली गति है अनियमित गति, को मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है अनियमित गति। देखो शब्दों पर ध्यान दो, जो हेडिंग वाले शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हेडिंग का आधा अर्थ उन्हीं शब्दों से आ जाता है। तीसरी गति जो कही गई है अनियमित गति, ठीक। अब देखो इसके शब्द पर ध्यान दो, नियम शब्द पर ध्यान दो। नियम माने एक तौर तरीका, ठीक, जो बदले ना, वो नियम से होता है, या बता दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, तो क्या हो गया, एक नियम से हो गया। और अगर कुछ ना बताया जाए ना कुछ ध्यान रखा जाए, जैसे हो तैसे गत किया जाए या कोई भी काम किया जाए, वो क्या होता है, नियम के विरुद्ध होता है, नियम से नहीं होता है। तो उसी शब्द से बना है अनियमित गति, अर्थात जिस गति पर कोई नियम लागू ना हो, जिसके बारे में कुछ हम कह ना पाए, वो होती है क्या, अनियमित गति। अब अनियमित गति में क्या होगा, वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो, वस्तु के चाल में निरंतर परिवर्तन हो, तो क्या हो जाएगी, वो अनियमित। जब वस्तु की चाल व दिशा दोनों में या किसी एक में अनायास परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसी गति क्या कही जाती है, अनियमित गति, ठीक। ये व्यवहार में तुम्हारे आ जाती हैं। जैसे आंधी चलती है तो पेड़ इधर उधर झुकते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं है कि इधर झुका कि उधर झुका, कम झुका, ज़्यादा झुका, जल्दी झुका, देर में झुका, मतलब कोई नियम लागू ना हो। ऐसे मच्छर उड़ते हैं तो मच्छर के उड़ने में कोई नियम लागू होता है, किधर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, कब उड़ जाएगा, कुछ कहा नहीं जाता है। तो सबसे इसमें आसान उदाहरण है मच्छरों की गति। जैसे मच्छर की गति, ठीक, ये किसी नियम से नहीं होती है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाते हैं। ये कहलाती है क्या, अनियमित गति, किसी नियम से नहीं हो रही है, कोई नियम इस पर लागू नहीं हो रहा है। अब अगली गति क्या है, दोलनीय या कंपन गति। चौथी गति दोलनीय या
कंपन गति। देखो भाई, दोलनी या कंपन गति, ये गति तुम्हें 10 में, 11 में, 12 में बहुत विस्तार में पढ़ना होगा। तो पहली बात, दोलन गति या कंपन गति दोनों एक है, चाहे दोलन गति कहो और चाहे कंपन गति कहो। अब सदा के लिए जान लो, आगे और नाम इसमें जुड़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हारे में इतने हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डाल में जो झूला पड़ा होता है वही है। उसमें क्या होता है, झूला अपने बीचों बीच की स्थिति के इधर उधर गति करता है। ये कहलाती क्या, दोलनी गति या कंपन गति। जो घड़ियां दीवार में लगी होती हैं उसमें देखो नीचे एक पेंडुलम लटका रहता है, वो भी इधर उधर गति करता है, वो भी झूले जैसी गति है उसकी, तो उसकी गति भी दोलन या कंपन गति। तो इसमें कहा जाता है कि जब वस्तु किसी मध्यमान अपनी बीचों बीच की स्थिति के इधर उधर गति करती है तो ऐसी गति को कहा जाता है दोलनी या कंपन गति। जब वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है, और इसमें क्या हुआ, डाल के झूले की गति। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब मध्यमान स्थित कहोगे, मध्यमान स्थित क्या है, देखो शब्द लगा है मध्य, मध्य माने बीचों बीच, तो वही बीचों बीच की स्थिति मध्यमान है। झूला डाल में डाल दो और कुछ देर बाद झूला क्या होगा, रुक जाएगा, तो झूला बीचों बीच में रुक गया, वही बीचों बीच की स्थिति कहलाती है मध्यमान स्थित। इसको चित्र बनाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, सब झूला देखे हो। अब झूला जब झुलाया जाता है तो उसी मध्यमान स्थिति के इधर चला जाएगा और उधर चला जाएगा, ऐसे इधर उधर जाता रहेगा। तो ऐसी गति को कहा जाता है क्या, दोलनी या कंपन गति। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मतलब डाल में पड़ा झूला। देखो झूले कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो घूमने वाले झूले हैं, वो नहीं, डाल में जो रस्सी बांध के लटका दिया जाता है या घड़ी का पेंडुलम, ये दोनों क्या है, सबसे बढ़िया उदाहरण दोलन या कंपन गति के हैं। अगली है घूर्णन गति। घूर्णन शब्द क्या है, इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। घूर्णन गति, घूमने की गति, घूमने की गति। लट्टू सब लोग देखे हो हैं, क्या होता है, एक बिंदु के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, उसको अक्ष भी कह सकते हैं। या दरवाजा है, किनारे बाजू होती है दीवार में, खोलो बंद करो तो बाजू के इधर उधर वो घूम रहा है, पूरा घूम जाए तो बाजू के चारों ओर घूम जाएगा। तो इसमें घूर्णन गति में कहा जाता है, ये पांचवी गति है, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई वस्तु कोई बिंदु हो उसके चारों ओर घूमे, अथवा कोई अक्ष हो, जैसे ये दरवाजे का बाजू जो दीवार में लगा होता है वो अक्ष मान लो, तो ऐसी गति को कहा जाता है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी
बिंदु या किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका घूमने वाला झूला एक तरीके से कह लो, और नहीं तो सबसे आसान लट्टू वाली गति। जैसे लट्टू की गति। ठीक, तो इस तरीके से ये गतियां हो गई। अब एक बात ये ध्यान रखो, ये इतनी गतियां हैं, इनको एक बार तुम समझ ले रहे हो, बाकी तुम्हारे पढ़ने में ये बीच बीच में आती रहेंगी। जब बीच बीच में आती रहेंगी, इनके बारे में तुम्हारे दिमाग में बात धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बैठ जाएगी। अभी ये न घबराओ कि ये तो याद करने में बड़ा कठिन है, इसको रटें, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं। अपने दिमाग में एक सामान्य इनकी पहचान बना लो, बाकी इन गतियों का प्रयोग तुम्हारे पढ़ने में बहुत आएगा। ठीक, और जब आएगा इनका प्रयोग, तो वहीं धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा कि ये कैसी गति है, इसका उदाहरण क्या है। इसको दिमाग पर भार न बनाओ, ठीक, कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ ध्यान रखो कि ज़्यादातर जब पढ़ाया जाए, जो हेडिंग हो उसका हिंदी के हिसाब से अर्थ समझ लिया करो। आधी बीमारी तो उसी में दूर हो जाती है, आधी बीमारी उसी में दूर हो जाती है। शब्दों का अर्थ समझ लेने से, जैसे कोई शब्द बोला जाता है तो उसके बारे में तुम्हें कुछ कुछ दिखाई देता है बिना कुछ पढ़े ही, कि हाँ ये है तो इसका अर्थ ये है, ये स्थिति होगी। तो ये कोई बहुत भार वाली बात नहीं है, दिमाग बहुत ज़्यादा जोर न डालो, इनका एक सामान्य परिचय समझो, हमने बता दिया। और देखो ये फिजिक्स है, अगर इसमें रटने की बात करोगे तो रटना ठीक नहीं होता फिजिक्स में। इसमें समझने के लिए पर्याप्त चांस होता है, और समझ लोगे तो अपनी भाषा में किसी भी प्रश्न को, किसी भी घटना को दूसरे को समझा दोगे, अपने आप समझ जाओगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगा।